हेलो एवरीवन, दिस इज निताशा चतुर्वेदी एंड वेलकम टू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज इजी लर्निंग 247। आज की क्लास में हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जो भी लोगों की ये फर्स्ट क्लास है तो वो लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे। अब ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम क्या करते हैं, जो डिस्क्रीट वैल्यू होती है, डिस्क्रीट वैल्यू और जो डिजिट्स होती हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो डिस्क्रीट वैल्यू और डिजिट जो होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। क्या? फिजिकल क्वांटिटी के अंदर जो होती हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज होती है। बेसिकली आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एक वर्ड पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में आया, इलेक्ट्रॉनिक्स जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होती हैं, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रखते हैं। यानी जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, उसके अलावा ट्रांजिस्टर्स हो गए, ठीक है, उसके अलावा डायोड्स हो गए, उसके अलावा हमारी आईसीज हो गई, इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। तो ये जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, उनको डिजाइन करने का जो सिस्टम होता है वो हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं हम जो लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है उनके बारे में हम इलेक्ट्रॉनिक्स में चर्चा करती हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल है, बेसिकली वहीं से आपके पहले के आप पुराने जमाने में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, आईटी, ये कोई अलग से ब्रांचेस नहीं थी। इलेक्ट्रिकल से ही सारा कुछ खेल है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ब्रांच होती थी जिसके अंदर ही हम ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक टाइप होता था इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से ही ये सब निकला हुआ है। सारा कुछ ये इलेक्ट्रिकल से ही निकला हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस क्या है, जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और हैवी वोल्टेज जो डिवाइसेस हैं, सच एज ट्रांसफॉर्मर, मोटर्स एक्सेट्रा, ये सब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो जब कोर्सेज बढ़े, लोग बढ़े, हमारी डिवाइसेस बढ़ी, तो हम लोगों ने क्या किया, जो लो वोल्टेज डिवाइस आई, लो वोल्टेज डिवाइसेस जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हुए, डायोड्स हुए, आईसीज हुई, ये सारी जो लो वोल्टेज डिवाइस है उनके लिए हमने अलग एक ब्रांच बना दी, जिससे हमने इलेक्ट्रॉनिक्स बोल दिया। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हमने जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरीके की डिवाइसेस हम लोगों ने देखी कि एक होती है हमारी एनालॉग सिस्टम होता है हमारा, एक होता है हमारा डिजिटल सिस्टम। तो एनालॉग में क्या है, एनालॉग में हम कंटिन्यूअसली टाइम के साथ जो वैल्यू वरी करते रहे, जैसे कि एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। जैसे आपने देखा है कि इस तरीके से जो हमारे वेव्स की फॉर्म में जो सिग्नल्स वरी करते रहे, वो हमारे एनालॉग सिस्टम में हम पढ़ते हैं। यानी कंटिन्यूअसली टाइम के साथ जो भी वेरिएबल, जो भी वैल्यूज, जो भी इंफॉर्मेशन हमारी वरी करती रहती है, वो हम एनालॉग में पढ़ते हैं। जैसे कि हमारी एम्पलीफायर हो गए, सीआरओज हो गए, ईसीजीज मशीन हो गई, ठीक है, जहां पे आप ये सिग्नल्स देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारे एनालॉग हो गए। बाकी जो भी हम डिस्क्रीट वैल्यूज देख रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटीज देख रहे हैं, वो हमारे डिजिटल सिस्टम हो गए। अब ये डिजिटल सिस्टम को, जहां पे हम ये डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, वही हमारी क्या हो जाती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हो गया इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, हम एक पढ़ते हैं टर्म, नया पेज ले लेते हैं यहां से, जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, ठीक है। तो जहां पर भी हम ये, अब हम लोगों ने अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा, यानी डिजिटल सिस्टम जहां पर हमारी फाइनाइट सीक्वेंस होता है, डिस्क्रीट वैल्यूज होती हैं और डिजिट्स होती हैं, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस हो गया, कैलकुलेटर्स हो गया, बीपी मशीन हो गया। यानी हमें डिजिट की फॉर्म में, आपका बीपी कितना है आपको डिजिट की फॉर्म में शो हो रहा है, डिजिट की फॉर्म में, डिस्क्रीट वैल्यू में आपको, डिजिटल फंक्शन की फॉर्म में आपको जो वैल्यूज शो हो रही है, जो सिग्नल शो हो रहे हैं, वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी डिजिटल सिस्टम है, उसको हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर रख रहे हैं। अब यहाँ पे एक टर्म आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बूलियन अलजेब्रा, ये सभी ने सुना है। ये हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, उसके बाद हम इन डिटेल हम अपनी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ चल रहे हैं।
अब ये बूलियन अलजेब्रा मोस्टली सभी ने सुना होगा। ये बूलियन अलजेब्रा क्या है? तो बूलियन अलजेब्रा में क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल जो सिस्टम है ये बेसिकली दो ही डिस्क्रीट वैल्यू पे वर्क कर रहा है, टू डिस्क्रीट वैल्यूज पे वर्क कर रहा है। और वो डिस्क्रीट टू वैल्यू कौन कौन सी है, या तो वो 0 होगी या 1 होगी। और ये इस 0 1 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी वैल्यूज या बाइनरी नंबर्स। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिस्टम है ये दो ही डिजिटल वैल्यूज पर वर्क कर रहा है, दो ही डिस्क्रीट वैल्यूज पर वर्क कर रहा है, आइदर वो 0 है और वो 1 है, और इन वैल्यूज को हम बाइनरी वैल्यूज बोलते हैं। अब ये जो बूलियन अलजेब्रा है ये इंट्रोड्यूस किया जॉर्ज बुली ने। किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉर्ज बुली ने। और इन्होंने अपनी एक 1847 में एक बुक थी इनकी, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक। क्या थी? मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक। ऑल्सो इनके पास एक और बुक थी, द इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉस एंड थॉट, ये 1854 में। यानी ये दो बुक थी, इन्वेस्टिगेशन लॉज ऑफ थॉट नाम की, ये दो बुक थी। इन दो राइटिंग पे मत जाइएगा, इन दोनों बुक पर मैं चाहती तो पीपीटी बना के भी समझा सकती थी, पर पीपीटी बनाने से क्या होता है, जो पीपीटी में लिखा है वो मैं डिस्कस करती रहती हूँ, लेकिन बीच में जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें वो रह जाती हैं, और फिर पीपीटी बनाने में टाइम लगाऊं, इससे बेटर है। मेरे को लगा कि पूरा ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पहले ऐसे समझा देते हैं, उसके बाद जो भी चीजें रह जाएंगी वो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा आपको सबसे पहले क्या समझ में आया? इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हम बात करें। हमारी जो बुक है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो निकला वो इलेक्ट्रॉनिक्स से निकला। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा दो तरीके का होता है, एनालॉग और डिजिटल। अब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमें चर्चा करनी है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्क्रीट वैल्यूज पर वर्क करता है, डिस्क्रीट वैल्यूज बोला जाए तो वो डिस्क्रीट वैल्यूज हमारी दो ही तरीके की डिस्क्रीट वैल्यू होती है इन डिजिटल सिस्टम, 0 और 1, जिनको हम बाइनरी वैल्यूज भी बोलते हैं। अब ये जो बूलियन अलजेब्रा है इसका कॉन्सेप्ट जॉर्ज बुली लेके आए थे, और ये जॉर्ज बुली ने ये कॉन्सेप्ट अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ लॉजिक और लॉज ऑफ थॉट नाम की बुक्स में लिखा हुआ है। अब ये तो हो गया कि भाई ये डिजिटल ये जॉर्ज बुली बूलियन अलजेब्रा आए थे, लेकिन क्या सच में जॉर्ज बुली ही बूलियन अलजेब्रा लेके आए थे? ये एक बोला जाए तो एक थोड़ा ऐसा थॉट हो गया कि उनको इनका नाम दे दिया, लेकिन उससे पहले आचार्य पिंगला हमारे इंडियन मैथमेटिशियन बोला जाए, या हम बोल सकते हैं इनको जिन्होंने 0 1 को बहुत अच्छे से समझाया, पर इनका कहीं नाम नहीं है। बट एक्चुअल में इन्होंने इसके बारे में, बूलियन अलजेब्रा के बारे में इन डिटेल इतना कुछ एक्सप्लेनेशन किया। बट वही है ना कि जिसको नाम मिल गया उसका नाम सभी जगह हम पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअल में इंडियन साइंटिस्ट, रिसर्चर, फिजिशियन थे आचार्य पिंगला, जिन्होंने 0 1 यानी बूलियन अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया। और इनसे भी पहले थे आर्यभट्ट के बारे में सभी जानते हैं, और आर्यभट्ट जिन्होंने 0 1 के कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझाया आचार्य पिंगला से भी पहले। तो कुल मिला के यहां से हम बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ते हैं। अब ये बूलियन अलजेब्रा जो 0 1 है, इन्होंने 0 1 के सिस्टम को समझाया। देखो आपको नोट करना, एक जगह नोट कर लो, क्योंकि इसके आगे चीजें आपको लगेगा कि मैम क्या बोल रही है, बट आपको बहुत सारी चीजें कंफ्यूज करेंगी। देखो 0 और 1 दो सिस्टम है हमारे बूलियन अलजेब्रा के अंदर। तो 1 मतलब हमारा पूरा सिस्टम, पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा सिस्टम हमारा इसी पर वर्क कर रहा है। तो 0 और 1 बोला जाए, या फॉल्स और ट्रू बोला जाए, यानी 1 मतलब ट्रू और 0 मतलब फॉल्स, या फिर हमसे बोला जाए लो और हाई, 1 मतलब हाई और 0 मतलब लो, या हमसे बोला जाए ट्रू फॉल्स 0 1, 0 वोल्ट और +5 वोल्ट, यानी 1 मतलब +5 वोल्ट और 0 मतलब 0 वोल्ट, और मून और सन। तो 0 मतलब मून और 1 मतलब सन, या फिर नाइट और डे के बारे में बोला जाए, 0 मतलब नाइट और 1 मतलब डे।
तो ये जो कॉन्सेप्ट था मून और सन का, ये आचार्य पिंगला ने ही डिस्कस किया था कि मून और सन के बारे में। उस जमाने में ये सारी एस्ट्रोलॉजी वगैरह ये सब नहीं था, उस जमाने में वो मून और सन देख के टाइम और 01 और ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर देते थे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किसने, तो इन सब का बेसिकली समझाने का मतलब क्या है कि इन सब का मतलब सेम है। पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन आपसे जैसे पूछा जाए हाई और लो 01 की जगह, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए आप इसको नोट कर लेना कि 0 फॉल्स, लो, 0 वोल्ट, मून, नाइट, ये सब एक ही बात है। 1 2 हाई, 5 वोल्ट, सन, डे, ये सब एक बात है। ठीक है, अब हम इसके बारे में और इन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो आपको अगर मैं बोलती हूं यहां पर कि 3 फंडामेंटल्स ऑपरेशन होते हैं इन बुलियन अलजेब्रा के थ्रू, 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। तो वो ऑपरेशंस हमारे हम पढ़ते हैं एंड, और नॉट। बेसिकली हमारे पास 3 ही फंडामेंटल गेट्स हैं, इन्हीं गेट से हमने बाकी सारे गेट्स को ड्रॉ किया है। तो जो एंड गेट है उसका साइन, इसको हम इस तरीके से नोट करते हैं, और को हम ऐसे नोट करते हैं, और नॉट का मतलब होता है नेगेशन, जिसको हम ऐसे नोट करते हैं। अगर हम गेट की बात करें, सपोज हमारे पास 2 वैल्यू है ए और बी, तो अगर हम गेट ड्रॉ करें तो ए और बी का गेट हो गया इस तरीके से, और का मतलब ए और बी का गेट जो हो गया वो हम गेट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। और नॉट का जो गेट हो गया, सपोज ये एक वैल्यू ए है, उसका हमें नॉट करना है यानी नेगेशन करना है, तो उसका मतलब ये हो गया। तो अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो एंड का मैथमेटिकली मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी डॉट करना, ए डॉट बी। तो हम ए, इसका आंसर आ जाएगा ए डॉट बी। अब ए और बी, और का मतलब होता है प्लस करना, यानी ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए और बी का जो गेट लगा है और गेट, तो उसका आंसर आ जाएगा ए प्लस बी। नॉट गेट का मतलब होता है नेगेशन करना, अगर कोई वैल्यू 0 है तो वो हमारे पास 1 आ जाएगी, 1 है तो 0 आ जाएगी, ए है तो ए बार आ जाएगा। तो यहाँ पे ए है तो आंसर क्या आ जाएगा, ए बार। ठीक है, अब ये ए बार या फिर ए डैश, ये एक ही बात है। ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाएंगी चीजें, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं है। तो आपको यहाँ पे ये चीजें बुलियन अलजेब्रा के बारे में आई होप अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं कि बुलियन अलजेब्रा के कुछ लॉस के बारे में पढ़ लेते हैं कि बुलियन अलजेब्रा के हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं कि कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, इंपॉर्टेंट लॉ, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो बुलियन अलजेब्रा के जो लॉ है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट आता है एडमपोटेंट लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर हमने a डॉट ए किया तो आंसर हमारा a आ गया, a प्लस ए किया तो भी हमारा आंसर a आ गया। यानी हम अगर कोई वैल्यू है a और हम उसको इनपुट में बार बार a ही दे रहे हैं, तो हमारा जो एंड ऑपरेशन है वो a ही आएगा। और सेम और ऑपरेशन है, अगर हमने इनपुट में a दिया है दोनों बार, तो और ऑपरेशन की जो वैल्यू है वो भी हमारी a ही आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। दूसरा एसोसिएटिव लॉ, क्या होता है एसोसिएटिव लॉ? एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a डॉट b डॉट c है तो उसको हम a डॉट b डॉट c लिख सकते हैं, या फिर अगर हमारा a प्लस b प्लस c है तो उसको हम a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? तीसरा लॉ आता है हमारा कम्युनिकेटिव लॉ। कम्युनिकेटिव लॉ क्या कहता है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये चीजें यूज होंगी, तो आप इसको अच्छे से देख लो। a डॉट बी बराबर b डॉट a और a प्लस बी बराबर b प्लस a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारा फोर्थ वन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है कि अगर a डॉट बी प्लस सी है, a डॉट बी प्लस सी है, तो उसको हम a डॉट बी, जैसे मैथ में करते थे ना, उसको ओपन कर लेते a डॉट बी और a डॉट सी। अगर a डॉट बी प्लस सी है तो a डॉट बी और a डॉट सी कर सकते थे। सेम a प्लस बी डॉट सी है तो इसको हम a प्लस बी डॉट a प्लस सी लिख सकते हैं। फिफ्थ वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ, वेरी वेरी, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाला है, डी मॉर्गन्स लॉ, और इसको तो अच्छे से रट लो। रटने का मतलब है कि इसको इतना अच्छे से देख लो, क्योंकि ये बाद में यूज होगा जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डीप जाएंगे, तब ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। देखो सारे लॉ यूज होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन ये लॉ बहुत ज्यादा यूज होगा। a प्लस बी का बार बराबर a बार
डॉट बी बार। अगर ए प्लस बी यानी ए और गेट है ए प्लस बी का और उसके ऊपर हमारा निगेशन लगा है तो उसको हम प्लस है तो मल्टीप्लाई यानी एंड गेट में खोलेंगे, अगर और गेट है तो एंड में खोलेंगे। सेम इसका अपोजिट, अगर ए डॉट बी का होल बार है तो उसको हम ए बार प्लस बी बार में खोलेंगे। फिर 6(1) हमारा आइडेंटिटी लॉ है। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, a प्लस 0 है, अगर a का किसी के साथ 0 के साथ ऑपरेशन है तो वो a आ जाएगा रिवर्स में। a डॉट 0 है तो वो 0 हो जाएगा, मैथ्स में भी पढ़ते हैं 0 का किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 0 आ जाता है। a प्लस 1 है तो वो 1 आ जाएगा, अगर a का 0 के साथ प्लस करते हैं तो वो a आ गया। a की जगह यहाँ पे b c d x y z कुछ भी हो सकता है। अब a डॉट 1 है तो वो आ जाएगा a, ठीक है, याद रहेगा। अब यहां पे हमने कितने पढ़े, एक सेकेंड, यहां पे हमने 6 लॉ पढ़ लिए। अब हम 7th लॉ की तरफ चलते हैं। कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ, ये लॉ भी बहुत ज्यादा, देखो डिमॉर्गन्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइडेंटिटी लॉ इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंटेशन लॉ इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जीरो का बार मतलब जीरो के ऊपर निगेशन लगा है, बार लगा है, तो अगर जीरो का नॉट गेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 1 का बार मतलब 0, अगर a डॉट a का बार है तो ये हो जाएगा 0, a प्लस a का बार है तो ये हो जाएगा 1। 8th one इज अ इन्वोल्यूशन लॉ। इन्वोल्यूशन लॉ क्या कहता है कि a बार के ऊपर बार लगा है तो उसका मतलब a, किसी भी वैल्यू के ऊपर डबल बार लगा है, सपोज मैंने a बार के ऊपर बार लगाया तो मैंने बोला 1, अगर मैं 1 बार के ऊपर एक और बार लगा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा 1, b बार के ऊपर एक और बार लगा दूं तो उसका मतलब हो जाएगा b, ठीक है। अब यहाँ पे इन्वोल्यूशन लॉ आपके 8th लॉ कंप्लीट हो गए, तो ये आपको पढ़ने हैं ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ नोट करा रही हूँ। 9th लॉ है एब्जॉर्प्शन लॉ। ऐसे ही बुक में कोई चीज नहीं दी होती, ऐसे ही कोई टीचर नहीं पढ़ा रहा होता, कहीं ना कहीं उसका यूज होता है या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। a प्लस ए बी बराबर a होता है एब्जॉर्प्शन लॉ, अगर a का a प्लस बी, a और b के साथ हम प्लस करते हैं और ऑपरेशन करते हैं तो वो a आ जाता है, और a डॉट a प्लस बी बराबर हो जाता है a, ठीक है। अगला 10th इज लास्ट लॉ, कॉम्पेंसेशन लॉ। बेसिकली इसको लॉ की जगह हम थ्योरम बोलें तो ज्यादा अच्छा है, लॉ भी बोल सकते हो, थ्योरम, कॉम्पेंसेशन थ्योरम। ये क्या कहती है कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी बराबर हो जाता है ए बी प्लस ए बार सी। सेम अगर ए प्लस बी, ए बार सी और बी प्लस सी है तो ये हो जाता है ए प्लस बी ए बार प्लस सी। आई थिंक आपको इधर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। ए प्लस ए बार बी बराबर ए प्लस बी और ए डॉट ए बार बी बराबर ए बार प्लस बी बराबर ए डॉट बी, इसको बस नोट कर लेना, ठीक है। बस मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ के बारे में याद रखना, कॉम्प्लीमेंट लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, बाकी एक बार नोट कर लो, जरूरत पड़ेगी तो यूज हो सकता है, आपको आना तो चाहिए क्योंकि आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब हम गेट्स के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट गेट जो आता है हमारा, जो हम पढ़ते हैं फर्स्ट गेट के बारे में, दैट इज ऑर गेट। और गेट का जो यूज होता है, और गेट में जो आउटपुट हाई आता है जब हमारे इनपुट एटलीस्ट जो हमारा इनपुट लाइन है वो कोई भी एक हाई हो, तो अगर हम हाई का मतलब बोला जाए तो हाई का मतलब हो गया 1 या फिर 2, तो इसमें जो आउटपुट हमारा हाई आता है, आउटपुट हमारा हाई कब आएगा, आउटपुट हाई कब आएगा जब एटलीस्ट 1 इनपुट इज हाई, कोई एक इनपुट हाई होता है। अब हम इसकी देखो, इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, मतलब इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। और गेट का यूज करते हैं हम प्लस के लिए, सपोज ये ए और बी दो इनपुट है, हमारे पास वाई आउटपुट है तो वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी हो जाएगा,
अब हम इसकी ट्रुथ टेबल की तरफ चल लेते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या होती है? ट्रुथ टेबल होती है ये इनपुट और ये आउटपुट। इनपुट में हमने क्या लिया? ए और बी। आउटपुट में हमने ले लिया वाई। हमारे पास इनपुट में वैल्यू है 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है, 1 1। ठीक है, अब 0 और 0 का प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 0। 0 और 1 का प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 1। 1 और 0 का प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 1। और 1 और 1 का प्लस करोगे क्या आ जाएगा? 1। तो हमारे पास आउटपुट हाई का मतलब 1 कब कब आया? हमारे पास 1 इधर आया, इधर आया, इधर आया। कब आया? जब एटलीस्ट हमारे पास एक इनपुट हाई था। हाई का मतलब एक इनपुट, यानी देखो इधर 0 0 है, दोनों ही इनपुट हमारे 0 है यानी लो है, तो आउटपुट 0 आया। हमारे पास आउटपुट हाई कब आया? जब हमारे पास एटलीस्ट एक जगह 1 है यानी हाई है। ठीक है, इज इट ओके? अब आती है बात एंड गेट की तरफ। किसकी तरफ आती है? एंड गेट की तरफ। तो एंड गेट का जो आउटपुट होता है वो हाई कब होगा? एंड गेट का हाई आउटपुट हाई कब होगा? जब कोई भी इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट आर हाई। जब सारे ही इनपुट हाई होंगे तब आउटपुट हाई आएगा। जैसे कि इसका सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं कैसे बनता है। ए और बी और एंड गेट हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। ए डॉट बी, ये हमारा वाई आउटपुट आ गया। कोई भी आप वाई एक्स जेड कुछ भी नाम आप कोई भी ले सकते हो। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे कि भाई हमारे पास दो इनपुट है ए और बी और ये हमारे पास एक आउटपुट है वाई। तो अब हम वैल्यू क्या क्या ले लेते हैं? 0 0 0 1 1 0 1 1, यही कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब देखो 0 0 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आएगा? 0। 0 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्या आएगा? 0। 1 0 का मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा? 0। और 1 1 का मल्टीप्लीकेशन करके 1। तो हमारे पास आउटपुट हाई कब आया? जब हमारे पास दोनों ही यानी ऑल इनपुट का मतलब दोनों ही, यहाँ पे दो इनपुट है ए और बी, तो यहाँ पे दोनों ही इनपुट हमारे पास जब 1 हुए, 1 मतलब हाई। ठीक है, ये मैं 1 और 0 आपको हाई लो करके इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पेपर में हाई और लो से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा गेट आता है दैट इज नॉट गेट, और ये हमारे फंडामेंटल गेट होते हैं। फंडामेंटल गेट के बारे में पूछा जाए, फंडामेंटल गेट कौन से होते हैं? फंडामेंटल गेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एंड और नॉट गेट, क्योंकि यही बेसिक्स हमारे गेट है। उसके बाद हम बाकी यूनिवर्सल गेट के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। नॉट गेट क्या होता है कि नॉट गेट हमारा जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट में हम क्या करते हैं कि भाई अगर हम सीधे से यूनिरी ऑपरेशन, ये एक इट इज अ यूनिरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए यूज होता है, यानी एक ही वैल्यू के लिए हम ये वर्क करते हैं। जैसे कि अगर हमने वैल्यू x दी है तो ये हमारे पास x बार आ गया आउटपुट में। ठीक है, इनपुट हमारे क्या, इसमें ट्रुथ टेबल कैसे, ये हमारा डायग्राम हो गया। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे डिसाइड करेंगे, इधर मैं बना देती हूँ। अगर मेरे पास कोई भी वैल्यू इनपुट में x है तो मेरे पास y इक्वल्स टू आउटपुट में क्या आ गया? x बार। अगर मेरे पास 0 है वैल्यू तो मेरे पास 1 आ गया, 1 है तो 0 आ गया, सिंपल। तो यहाँ पे हमारे नॉट गेट तीनों हो चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने यूनिवर्सल गेट के बारे में। तो यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं अभी हम देख लेते हैं। तो यूनिवर्सल गेट हमारे दो तरीके के होते हैं। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। यूनिवर्सल गेट 2 होते हैं और इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोलते हैं वो भी हम बताएंगे अभी। तो यूनिवर्सल गेट हमारे दो तरीके के होते हैं, दो टाइप की यूनिवर्सल गेट होते हैं। फर्स्ट वन इज अ नॉर गेट, सेकेंड वन इज अ नैंड गेट। बेसिकली नॉर क्या होता है? जो और का नेगेशन है, यानी और प्लस नॉट बराबर नॉर और एंड प्लस नॉट बराबर नैंड। तो ये यूनिवर्सल गेट क्यों यूज किए जाते हैं? क्योंकि इनका जो इंप्लीमेंट होता है वो अदर गेट, मतलब सिर्फ नॉर और एंड नैंड गेट के द्वारा हम कोई भी गेट डिजाइन कर सकते हैं। नॉर के द्वारा हम एंड और नॉर कोई भी गेट, कोई भी हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं नॉर और नैंड के द्वारा। तो इसको यूनिवर्सल गेट इसलिए बोला जाता है कि हम नॉर गेट के द्वारा कोई भी गेट, कोई भी टफ से टफ कॉम्प्लिकेशन सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। और नैंड गेट के द्वारा भी चाहे हमको सर्किट ज्यादा लगे लेकिन हम डिजाइन सारे कर सकते हैं। इसीलिए नॉर और नैंड को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। नॉर गेट जो बना है वो और प्लस नॉट से मिलकर बना है, नैंड गेट जो बना है वो एंड और नॉट से मिलकर बना है। बट हम इसके द्वारा हम सारे गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। अब
जो नैंड इसका जो आउटपुट हाई आता है इफ ऑल इनपुट्स आर लो। जो नॉर गेट है मतलब अपोजिट है, आउटपुट हाई कब होगा, जब सारे ऑल इनपुट आर लो। उसमें सारे इनपुट जब हाई होते थे तभी आता था, इसमें सारे इनपुट जब लो होंगे तब हाई आउटपुट आएगा। नॉर गेट को डिजाइन कैसे करते हैं, सपोज ए और बी दो इनपुट है और ये हमारा नॉर का अपोजिट, मतलब और के आगे नॉट लगा दिया, हमको क्या मिल गया, नॉर गेट। तो y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। समझ में आ गया। अब ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करते हैं, सपोज ए और बी हमारे पास दो इनपुट है और y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का बार। अब हम पहले a प्लस बी देख लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। देखो हमारे पास वैल्यू क्या क्या आ गई, वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही वैल्यू हो सकती है। अब देखो 0 0 का प्लस क्या होगा, 0 0 1 का प्लस क्या होगा, 1 1 और 0 का प्लस क्या होगा, 1 और 1 और 1 का प्लस क्या होगा, 1। अब इसका अपोजिट करना है इधर, तो 0 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 0, 1 का अपोजिट 0 और 1 का अपोजिट 0। तो वही चीज कहना चाह रही हूँ कि जो नॉर गेट है उसका जो आउटपुट है वो हाई कब आता है, जब सारे इनपुट, सारे का मतलब सारे इनपुट का मतलब यहाँ पे इनपुट कितने हैं, दो, ए और बी। जब ए और बी दोनों में ही हमारी क्या हो, लो का मतलब 0 हो, तभी हमारा आउटपुट हाई आता है, अदरवाइज सभी जगह हमारा आउटपुट क्या आएगा, लो यानी 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं हम नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट भी बस इसी से ही दिया हुआ है, नैंड गेट के बारे में भी एक सेकेंड, अब बस नैंड गेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो नैंड गेट क्या होता है, नैंड गेट ये भी यूनिवर्सल गेट है, सबसे पहले याद रखना ये यूनिवर्सल गेट है। इसमें जो आउटपुट होता है, आउटपुट विल बी लो, बस अपोजिट है। आउटपुट लो कब होगा, इफ एंड ओनली इफ ऑल इनपुट आर हाई। अब देखो इसका गेट कैसे बनाते हैं, और बी दो इनपुट है और इसका हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू a डॉट बी का बार। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें, हमारे पास a और b दो इनपुट है, y हमारे पास आउटपुट है। सपोज a डॉट बी हम पहले करके देख लेते हैं, फिर y इक्वल्स टू a डॉट बी का बार करते हैं। ठीक है, जीरो जीरो, एक सेकेंड, मैं टेबल कुछ अलग तरीके से डिजाइन कर दी है, सॉरी फॉर इन दैट। हमको क्या लेना है, ए और बी, पहले हम ए डॉट बी ले लेते हैं, फिर हमें रिजल्ट क्या चाहिए, y इक्वल्स टू ए डॉट बी का बार। अब देखो हमारे पास आउट इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 1 1 यानी 0 1 0 1, यही तो हो सकते हैं। अब देखो इनका मल्टीप्लीकेशन करो, पहले 0 0 का मल्टीप्लीकेशन 0, 0 1 का मल्टीप्लीकेशन इज 0, 1 0 का मल्टीप्लीकेशन इज 0 और 1 1 का मल्टीप्लीकेशन इज 1। इसका बस अपोजिट कर दो, 0 का अपोजिट 1, 1 का 0 का अपोजिट 1, 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0। तो हमसे यही बोल रहा है आउटपुट विल बी लो। आउटपुट लो कब होगा, जब सारे इनपुट मतलब ए और बी हमारे क्या हो, हाई हो, यानी हमारी जो एंड गेट है उसी का जो अपोजिट है वो हमारा क्या है, नैंड गेट। अब हमारे पास एक और गेट आता है, दैट इज एक्सॉर और एक्सनॉर गेट। दो गेट हमारे पास और बचते हैं, तो एक्सॉर गेट के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक्सॉर गेट,
तो एक्सोर गेट में हमको याद करने की चीज है, इसको हम जो लिखते हैं वो हम ऐसे लिखते हैं, सपोज ए और बी हमारे पास जो इनपुट है तो हम इसका साइन ऐसे होता है कि पहले प्लस और फिर इसके ऊपर सर्किल और बी, हम इसको लिखने का तरीका ये है। तो इसका मतलब होता है ए बार डॉट बी प्लस बी बार डॉट ए, इसका इसका रिजल्ट आता है एक्सोर का। तो एक्सोर में हमारे आउटपुट विल बी हाई इफ एंड ओनली बोथ इनपुट आर डिफरेंट, जब दोनों ही बोथ इनपुट वैल्यू आर डिफरेंट। इसमें हमारा आउटपुट हाई कब आता है, जब हमारी दोनों ही इनपुट की वैल्यू डिफरेंट हो। जैसे इसको हम बनाने का तरीका क्या होता है, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, ए और बी हमारे पास दो इनपुट है और ये हमारा एक्सोर गेट है, y इज इक्वल टू ए, y इज इक्वल टू ए एक्सोर, या फिर कैपिटल में ए है, ए एक्सोर बी। ठीक है, इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे, सपोज इनपुट है ए और बी और आउटपुट है y, तो y एक्सोर बी, y इज इक्वल टू ए एक्सोर बी। इनपुट क्या क्या आ सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। हमने क्या बताया कि हमारे पास जो आउटपुट है, हमने क्या बताया, आउटपुट हमारे पास हाई कब होगा, जब हमारी दोनों ही इनपुट डिफरेंट हो। देखो तो यहाँ पे 0 0 पे क्या दोनों डिफरेंट है, नहीं, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या हो गया, लो यानी 0। 0 1 पे दोनों डिफरेंट है, हाँ है, जब 0 1 पे डिफरेंट है तो क्या आएगा, हाई मतलब 1। 1 0 डिफरेंट है, एक इनपुट 1 है, एक इनपुट 0 है, तो दोनों डिफरेंट है ना, तो क्या आएगा 1। अब यहाँ पे 1 1 दोनों ही इनपुट सेम है तो क्या आएगा 0। अब ये हो गया हमारा एक्सोर गेट। अब एक्सोर का ही जस्ट रिवर्स होता है हमारा क्या, एक्सनोर गेट। क्या होता है, एक्सनोर गेट। एक्सनोर गेट में क्या करते हैं कि बस इसका अपोजिट होता है कि भाई इसमें जो आउटपुट है विल बी हाई इफ बोथ इनपुट वैल्यू आर सेम। इसमें जब वैल्यू सेम होती है तब आउटपुट हाई आता है। आप ऐसे याद कर लो या इसका अपोजिट, यानी एक्सनोर और एक्सओर में एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, आर सेम। एक्सनोर में जब वैल्यू सेम होती है तो आउटपुट हाई होता है। इसको बनाने का तरीका ए एक्सोर बी ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको बनाने का तरीका क्या होता है, ए एक्सनोर बी। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास इसका डायग्राम ऐसे होता है, सपोज ए और बी हमारे पास दो इनपुट है और ऐसे हमने लिया एक्सोर गेट और उसके आगे नॉट गेट लगा दिया, तो दिस इज एक्स नॉर गेट। तो y इज इक्वल्स टू ए एक्स नॉर बी। एक्स और में प्लस वाला साइन होता है सर्किल के अंदर, एक्स नॉर में डॉट वाला साइन होता है। ट्रुथ टेबल, ए और बी दो इनपुट है, y आउटपुट है, y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ऐसे एक एक्स नॉर बी। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखो हमारा आउटपुट हाई कब आता है, जब दोनों ही इनपुट सेम हो, 0 0 सेम है तो 1 1 1 सेम है तो 1, बाकी जगह 0। तो ये हो गया हमारा एक्स नॉर गेट। यहाँ पे हमारे सारे गेट के बारे में एक डिस्कशन हो चुका है। अब आपको जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम अपने, जब इम्प्लीमेंट करते हैं उसके बारे में मैं बताती हूँ। हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो इम्प्लीमेंटिंग हम यूनिवर्सल गेट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटिंग पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इम्प्लीमेंटिंग एवरी गेट विथ नैंड गेट। तो याद रखना, नैंड गेट से हम हर एक गेट को बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ गेट कितने चाहिए। सपोज अगर हम नैंड गेट से नॉट गेट को बनाए तो नंबर ऑफ गेट नैंड गेट कितने चाहिए, 1। कैसे चाहिए, देखो हमारा नैंड गेट क्या होता है भाई, नैंड गेट यही तो होता है, नैंड गेट यही तो होता है।
अब नैंड गेट से मुझे क्या बनाना है, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब क्या होता है, नॉट लगाना आगे। तो अब मैं अगर इसको नॉट में कन्वर्ट करूं तो मैं आगे मैं एक ही गेट ले लूंगी और इधर नॉट लगा लूं तो मुझे नॉट गेट मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ गेट, अब इन डिटेल हम अभी जो सर्किट डिजाइन करेंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी आप ये समझो कि हमें कितने कितने गेट की जरूरत होती है। एंड गेट 2 और 3, नैंड नैंड गेट से नैंड गेट ही बना रहे हैं तो वन ही ऑब्वियसली बात है, वो ऑटोमेटिकली नैंड गेट ही है। नॉर 4, एक्स नॉर, एक्स और 4 और एक्स नॉर 5। सेम अगर हम एक और यूनिवर्सल गेट क्या पढ़ा था, नॉर गेट। अगर हम नॉर गेट से बाकी सारे गेट डिजाइन करें, नॉर गेट से अगर हम नॉट गेट डिजाइन करें तो नंबर ऑफ गेट 1 चाहिए। पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए मैं बता रही हूँ। एंड गेट से चाहिए तो नंबर ऑफ गेट 3, और से चाहिए तो नंबर ऑफ गेट 2, नैंड से चाहिए तो नंबर ऑफ गेट 4, नॉर से नॉर को ही बनाना है तो नॉर ही है ऑटोमेटिकली, तो सेम की बात की जा रही है तो 1, एक्स और 5 और एक्स नॉर यानी 4। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस किया है। यूनिवर्सल गेट है तो उनके बिहाफ पर इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे क्वेश्चन मैंने बोला AB प्लस CD। अब पेपर में आपसे पूछा जाएगा कि इसको जो इंप्लीमेंट करो बाय द हेल्प ऑफ नैंड गेट के द्वारा इस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करो, और या फिर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें कितने नैंड गेट यूज हो रहे हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि इसके अंदर A.B है, यानी एंड गेट यूज हो रहा है और ये और गेट यूज हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, एंड और का, बट हमसे क्वेश्चन पेपर में पूछा क्या जा रहा है, नैंड गेट का। तो अब हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इंप्लीमेंट करने का तरीका मैंने बोला था कि नैंड और नॉर एक ऐसे गेट है जो यूनिवर्सल गेट है, यानी नैंड और नॉर के द्वारा हम कितने भी तरीके के गेट्स बना सकते हैं। आइदर वो एंड गेट हो, और गेट हो, एक्सॉर हो, एक्सनॉर हो, नॉट गेट हो, नॉर हो, नैंड हो, कुछ भी। तो नैंड और नॉर को यूनिवर्सल गेट बोला ही इसलिए गया है क्योंकि उसकी द्वारा, उसकी हेल्प से, उसकी मदद से हम कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी ड्रॉ, कोई भी आर्किटेक्चर, किसी भी तरीके के गेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इतनी सी बात समझ में आई। अब देखो करेंगे कैसे। स्टेप 1 कि भाई A और डॉट B है तो ये A और B है, तो A और B के बीच में कौन सा गेट है, A और B के बीच में एंड गेट है, A डॉट B। यहाँ पे क्या है, CD, तो C और D के बीच में कौन सा गेट है, C और D के बीच में, हमारा C और D के बीच में कौन सा गेट है, एंड गेट। अब इन एंड गेट के बीच में आपको पता है कौन सा गेट यूज हो रहा है, और गेट। ये इसी तरीके से ड्रॉ होगा। पहले जो भी ये स्ट्रक्चर है उसको ऐसे के ऐसे जैसा ड्रॉ कर सकते हैं वैसा ही कर लो। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे कि भाई इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम नैंड गेट में कन्वर्ट करेंगे। और नैंड गेट में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, अगर मैं 2 जगह ऐसे नॉट लगा दूं तो ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लीसिट करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे। मैंने मैथ्स में भी हम पढ़ते हैं, अगर मुझे जैसे सपोज A प्लस बी है और मैंने A प्लस बी को इस तरीके से नोट कर दिया, A प्लस माइनस का माइनस और माइनस का B, ऐसे। तो इसका मतलब क्या हो गया, वापस से A प्लस बी तो हो गया। मैंने A और B को मैंने एक बाहर माइनस लगा दिया, ये माइनस इस माइनस को क्रॉस करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो A प्लस बी तो आ जाएगा रिवर्स होके। तो बस वही करना है कि हमें माइनस का मतलब यहाँ पे नॉट गेट शामिल करना है। क्या करेंगे भाई, यहां पर एक नॉट इधर लगा देंगे, इधर, यानी एंड गेट के आउटपुट में नॉट लगा दो और गेट के इनपुट में नॉट लगा दो। अब ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को इम्प्लीसिट करेंगे यानी क्रॉस कर देंगे। इसका मतलब रिजल्ट यही है, पर हमने यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया। अब हमको बनाना क्या है, नैंड गेट। अब देखो ये क्या बन गया, नैंड गेट, ये क्या बन गया, नैंड गेट, बट ये तो अभी नॉर गेट ही है और हमको बनाना क्या है, नैंड गेट। और आपने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था A प्लस बी का होल बार बराबर A बार डॉट B बार, या फिर A डॉट B का
होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार। कहने का मतलब क्या है कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी मतलब और गेट, ए प्लस बी मतलब और गेट, और गेट ऐसी तो होता है, ये ए है ये बी है। ए प्लस बी का होल बार का मतलब, बार का मतलब निगेटिव, ये होल बार बराबर ए बार डॉट बी बार बराबर ए और बी का, ए बार और बी बार का एंड गेट। इसका मतलब यही तो है। या फिर ए और बी का होल बार, ए और बी का होल बार मतलब ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये नैंड गेट ही तो है, बराबर ए और बी का ए बार बी बार। ये यानी ये कंडीशन सारी इक्वल है आपस में। तो अभी देखो ये किसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, और ये भी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। ये सारी कंडीशन आपस में बराबर ही है ना। तो क्या मैं इसको जो मतलब ये वाला गेट ही तो दिख रहा है आपको, क्या ये यही चीज तो दिख रही है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्या मैं इस वाले गेट को ऐसे लिख सकती हूँ? दोबारा से वीडियो देख के समझो, दिमाग लगा के। डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग, क्या डिमॉर्गन्स लॉ क्या कह रही है कि जो नैंड गेट है, मतलब जो नैंड गेट है अलग से ऐसे, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैं इसको क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ए और बी का, इसको तो सेम ही लिखना है। देखो ये नैंड गेट और सी और डी, ये नैंड गेट। अब ये वाला जो ये है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो यहां पे मेरे क्या यूज हो गए, 3 नैंड गेट। यही क्वेश्चन में पूछा था कि हाउ मेनी नैंड गेट, इससे कितने नैंड गेट बन सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोई भी आपको इक्वेशन दे दी जाएगी, कोई भी आपको उससे ये पूछा जाएगा इससे कितने नैंड गेट बनेंगे, कितने नॉर गेट बनेंगे, या आपको सिंपल ऐसे ऑप्शन में इस तरीके से आर्किटेक्चर पूछ लिया जाएगा, या आपको पूरा थ्योरेटिकली बनवा के दिखाया जाएगा, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में आपको ऐसे ड्रॉ करना है। तो कोई भी तरीके से क्वेश्चन आए आप ऐसे कर लेंगे, आई होप सो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो सपोज हम 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन बता देती हूँ। सपोज एक क्वेश्चन आया पेपर में कि a प्लस बी है और डॉट है बीच में इसका c प्लस डी है। अब आप देखेंगे a और b के बीच में कौन सा गेट यूज हुआ है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेप वन में हम क्या करेंगे कि भाई a और b लिख लिया, 2 वेरिएबल है, a और b के बीच में क्या यूज हो रहा है, a और b के बीच में और गेट यूज हो रहा है। सिंपल ए और बी, ए प्लस बी, यही तो बन गया इसका, और गेट ही तो यूज हो रहा है, प्लस का मतलब और गेट। सेम सी प्लस डी है तो सी प्लस डी मतलब और गेट यूज हो रहा है, मैंने इसके बीच में और गेट बना दिया। अब इन दोनों के बीच में कौन सा गेट यूज हो रहा है, एंड गेट। तो सेम इनके बीच में कौन सा गेट यूज हो रहा है, एंड गेट, मैंने एंड गेट बना दिया। सिंपल है। अभी मैंने आपको बताया कि अब मुझे पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा है कि मुझे इसको नॉर गेट में कन्वर्ट करना है, नॉर और नॉर में, नॉर गेट में कन्वर्ट करना है। अभी मैंने सिंपल आपको बताया तरीका क्या होता है, भाई नॉर गेट में कन्वर्ट करना है या नैंड गेट में। आप 2 गेट लगा दो, नेगेटिव नेगेटिव मतलब आपस में क्रॉस हो जाएंगे, इसके आउटपुट में लगा दो और इसके इनपुट में लगा दो। ठीक है, हमको क्या बनाना है, नॉर गेट। अब देखो नॉर गेट में बनाना है, ये आपको दिख रहा है, ये तो ऑलरेडी नॉर गेट में हो गए। अब इसको बनाना है वही डिमॉर्गन्स लॉ। भाई इसका डिमॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा है, वही a प्लस बी का होल बार बराबर a बार डॉट b बार, या फिर a डॉट b का होल बार बराबर a बार प्लस b बार। और इनका आप बना के देख लो किस तरीके से, कहने का मतलब यही तो, यही बोल रहा है। अभी मैंने वही बताया कि a प्लस बी का होल बार का मतलब ये क्या है, ये नैंड, ये क्या है, ये नॉर गेट ही तो है, यानी ये नॉर गेट ही तो है। a और b का होल बार, ये नॉर गेट है। ये किसके बराबर हो जाता है, ये a और b के, a डॉट b का बार है ना, तो a बार और b बार मतलब डॉट a और इनके पीछे, क्योंकि ये a बार और b बार ये इसके बराबर है। ठीक है, तो यानी ये इसके बराबर है। तो अब यही तो आया है आपके पास, यही तो है, और ये इसके बराबर में लिख सकती हूँ, तो मैंने बस वही किया।
ए और बी है, ये नॉर गेट है, यहाँ पे सी और डी है, ये नॉर गेट है। अब बस इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये मेरे पास नॉर गेट आ गया। यहाँ पे कितने नॉर गेट है, नंबर ऑफ नॉर गेट पूछा रहा है 3, करने का तरीका पूछा रहा है। अब लिख देंगे सिंपल कि हमने फर्स्ट स्टेप में ऐसे किया था, डिमॉर्गन्स लॉ लगाया, डिमॉर्गन्स लॉ ऐसा कहता है और इसके बिहाफ पर हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। आप सिंपल राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आप कर लेंगे। अब नैंड गेट और नॉर गेट मैंने आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखा दिया। अब अगर कोई और क्वेश्चन पूछा जाए, मान के चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, वो पूछा जाए कैसे करेंगे। अगर 3 वेरिएबल दिए जाए, सपोज एक फंक्शन है और आपको क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैं आपको बता रही हूँ ये एक्स बार प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई बार है और जेड है। अब इसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप नंबर 1 क्या करते हैं स्टेप नंबर 1 में कि भाई जो ये इक्वेशन है इसके बिहाफ पर डायग्राम बना लेंगे। अब यहाँ पे ये x है, ये y है, ये क्या करना है, इसका प्लस करना है, तो प्लस कर देंगे, प्लस के लिए और गेट लगाएंगे। अब क्योंकि ये x बार है तो यहाँ पे नॉट गेट लग गया, ये x बार और x y का प्लस हो गया, कर दिया और गेट। अब यहाँ पे x और y बार है तो अगेन x और y लिखा और इनके बीच में नॉट गेट लगा दिया, इनके बीच में और गेट लगा दिया कि प्लस कर दिया। लेकिन यहाँ पे y बार है तो y को हमने एक नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। अब एक z है सिंपल, तो हमने z, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में सबके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो एंड ऑपरेशन मतलब एंड गेट, सिंपल मैंने एंड गेट को ड्रॉ कर दिया। इसका चार्ट यही हो जाएगा, इसके अलावा कुछ कर सकते हैं इसमें, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम एक और चीज याद रखना, हम डायरेक्टली तीनों का मल्टीप्लीकेशन नहीं कर सकते बूलियन अलजेब्रा में, तो यहाँ पे ये बात गलत हो जाएगी। ये बस मैंने आपको इसीलिए करके दिखाया था कि पेपर में कभी एमसीक्यू आ जाए, ये आ जाए तो आप इसका चार्ट ऐसे नहीं बनाएंगे। इसका चार्ट आप कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम हम कैसे बनाएंगे, इसका डायग्राम हम बनाएंगे, देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच में यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ठीक है, ये तरीका है, दिस इज द राइट वे। उसके बाद जो अब फाइनली हमारा आउटपुट आएगा इनका, उसके संग एक और एंड गेट शामिल होगा, दिस इज द राइट वे, ये राइट तरीका है। पहले इनका आपस में प्लस किया, फिर इनका प्लस किया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देन जो भी रिजल्ट आया उसका इसके साथ किया, दिस इज द राइट वे। अब देख लेते हैं हमको कन्वर्ट किस में करना है, इस पूरे डायग्राम को हमको कन्वर्ट किस में करना है वो हम देख लेंगे। हमको कन्वर्ट करना है नॉर गेट में, किस में कन्वर्ट करना है, नॉर में। और नॉर में अब कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहला नॉर मतलब इसके आगे लगना चाहिए, तो हम पहला स्टेप सेकंड स्टेप में, ये मैं इधर ही कर दे रही हूँ पर ये स्टेप सेकंड, हमने इधर नॉट लगाया, इधर नॉट लगा दिया और इधर नॉट लगा दिया और इधर नॉट लगा दिया, ठीक है। अब इसको हम बाद में करेंगे, पहले आप इतना समझो, ठीक है। तो ये मतलब दोनों जगह हमने इनपुट और आउटपुट में नॉट लगा दिया, यानी ये बराबर हो गए। वही डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग अब वापस से मैं स्टेप 2 लिख दे रही हूँ, तो देखना बस वही चीज अभी जो मैंने ऊपर करा है वही मैं अभी कर रही हूँ, एक्स और वाई, वाई बार, ये मेरा नॉर में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वाला जो गेट होता है, अभी मैंने बताया एक्स डॉट वाई का होल बार बराबर एक्स बार डॉट वाई बार, एक ही बराबर बात हो जाती है, तो बस वही करा है अभी मैंने। अब ये या फिर एक्स प्लस वाई का होल बार बराबर एक्स डॉट वाई बार, एक्स बार डॉट वाई बार। तो डिमॉर्गन्स लॉ यही कहती है, ये बार बार मैं आपको रिपीट करा रही हूं। तो इसको क्या हम, इस वाले गेट को हम एक्स और वाई, इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, अभी मैंने बताया लिख सकते हैं, तो हमने इसको बस इसकी जगह मैंने यहां पर ऐसे लगा दिया, ठीक है, इज इट ओके। अब ये क्या है, z है, तो बस वापस से अब मैंने z को, अब इसको यहां पर ये, अब देखो
यहाँ पे क्या करना है, अब मुझे, अब सारा कुछ मेरा नॉल में कन्वर्ट हो चुका है, ये नॉल में कन्वर्ट हो चुका है, ये नॉल में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ। इसको नॉल में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है भाई, इधर तो ऑलरेडी मेरा मतलब इधर तो ऑलरेडी आउटपुट में मेरे पास नॉट लगा है, तो मैं क्या करूंगी, एक नॉट ऐसे लगा दूंगी, दो इसके आगे और एक इधर, एक इधर, ये दोनों आपस में कैंसिल कर जाएंगे तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने एक इधर लगा दिया और एक इधर, यानी दोनों नॉट गेट लगा दिए। ठीक है, अब मैंने ये दोनों नॉट गेट लगा दिए, तो मैं क्या करूंगी, इसका मतलब क्या होता है, वापस से इसको मैं, इस वाले गेट को, इस वाले गेट को मैं वापस से क्या ऐसे लिख सकती हूँ जैसा मैंने अभी बताया, इसको मैं क्या नॉर गेट बना सकती हूँ, बना सकती हूँ। तो मैं वही करने जा रही हूँ, एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, z है। तो मैं यहाँ पे मेरे पास नॉट लगा रहने दो, ये वाले नॉट लगे रहने देंगे, और इनको मैं क्या कर दूंगी, इसको मैं नॉन में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरा सारे गेट्स मेरे नॉट में कन्वर्ट हो गए, सारे गेट मेरे नॉल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पेपर में पूछा जाता है कि हमने इसको कैसे ड्रॉ किया, इसको कैसे डिजाइन करते हैं। तो ये आ गया, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे कि कोई भी गेट है उसको हम नैंड और नॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये दिस इज अ बूलियन एक्सप्रेशन। किसकी बात करते हैं हम बूलियन एक्सप्रेशन की। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म आता है, दो तरीके के पॉपुलर बूलियन एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म इज अ एसओपी एंड सेकंड वन इज अ पीओएस। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। इज इट ओके? ये तो हो गया इसकी फुल फॉर्म। अब मैं स्पेशली इसमें क्या समझाने वाली हूँ, देखो एसओपी में आपको याद करने की चीज क्या है, एसओपी जब हमारे पास, रिमेंबर कि व्हेन वी हैव वन, एसओपी जो काम कर रहा है वो वन पर कर रहा है, पीओएस जो काम कर रहा है वो जीरो पर कर रहा है। यानी एसओपी, सपोज वी हैव थ्री इनपुट्स, मैं एक टेबल ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। मैं एक टेबल आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान के चलिए ये लाइट है, एक गाड़ी की बात कर लेते हैं, ये लाइट है, लाइट के अंदर ये कोई दिन और रात यानी लाइट डे और नाइट की बात की जा रही है। ये इंजन है गाड़ी का, और ये हमारे पास गाड़ी के अंदर वार्निंग साइन आ गए, वार्निंग साइन। ठीक है, अब ये तीन इनपुट हैं, तो मैं उस अकॉर्डिंग मैं जीरो जीरो इसके पेयरिंग कर देते हैं, 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 एंड देन 0 1 1 एंड देन 1 0 0 अगेन 1 1 0 0 के बाद 1 0 1। जस्ट अ सेकेंड, वन जीरो वन, और उसके बाद एक सेकेंड, ये लाइन रिमेंबर देन 1 0 1 एंड देन 1 1 0 एंड देन 1 1 1। इसकी यही पेयरिंग होगी। ठीक है, अब देखो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मांगा कि भाई किसी भी गाड़ी के अंदर लाइट ऑफ है यानी लाइट बंद है, डे है तो वो भी बंद है यानी गाड़ी हमारी स्टेबल रखी है, तो वार्निंग साइन जीरो है यानी वी आर सेफ। अगर इंजन चालू है, लाइट भी बंद है, सब कुछ बंद है यानी वी आर इन डेंजर, तो इमरजेंसी। इस तरीके से अगर डे है, लाइट बंद है और ये सब बंद है, इंजन भी बंद है, तो इंजन बंद है तो वी आर इन सेफ, तो जीरो। और मतलब ऐसे मैंने ड्रॉ कर दी है। अगर डे है और इंजन चालू है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वी आर इन सेफ, तो जीरो। अगर लाइट चालू है सिर्फ और डे और इंजन है, लाइट चालू है, तो वी आर इन वन यानी कुछ डेंजर भी हो सकता है। तो इस तरीके से मैंने ऐसे अपने मर्जी से यहाँ पे 0 1, यहाँ पे कोई रूल नहीं लगाया, मैंने जस्ट एक सिंपल टेबल बना दी। अब वार्निंग साइन है मेरा लाइट का, डे का और इंजन का। अब देखो जब 1 आ रहा है, कहाँ कहाँ 1 आ रहा है, तो 1 आ रहा है
तो इसकी मैं पहले नंबरिंग कर दूं, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 आ रहा है 1 पर, 4 पर, 6 पर और 7 पर। तो जहां जहां 1 आ रहा है वहां वहां सम ऑफ प्रोडक्ट होगी। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम सिग्मा से ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे स्मॉल एम की बात होती है। सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब हम सिग्मा से ड्रॉ कर रहे हैं और स्मॉल एम की बात हो रही है। ये वर्क करता है जहां 1 आ रहा है। सेम वही रूल अप्लाई है कि जहां 1 नहीं आ रहा। अब मेरे पास एक और ऑप्शन है कि जहां 1 नहीं आ रहा उसको मैं ड्रॉ कर रही हूँ पाई से, और ये बात हो रही है कैपिटल एम की, और ये वर्क कर रहा है हमारे जहां 1 नहीं आ रहा, यानी 0 2 3 5। तो दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम। यानी जो मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म यानी मैक्स टर्म को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, मैक्स टर्म को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, और ये मैक्स टर्म जो वर्क कर रहा है वो मैक्स टर्म को हम कैपिटल एम से डिनोट कर रहे हैं, और मैक्स टर्म जो वर्क कर रहा है वो 0 पर वर्क कर रहा है। सेम मिन टर्म को हम स्मॉल एम से डिनोट कर रहे हैं, ये वर्क कर रहा है जब हमारे पास 1 है। तो जो मिन टर्म वर्क कर रहा है वो सम ऑफ प्रोडक्ट पे कर रहा है, और मैक्स टर्म वर्क कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ सम पे कर रहा है। मतलब कोई ये तरीका क्या है बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का, कि हमारे पास दो तरीके निकाले कि या तो सम ऑफ प्रोडक्ट कर लो या प्रोडक्ट ऑफ सम कर लो। यानी किसी भी टेबल में या किसी भी एक्सप्रेशन में या तो आप 0 वाली वैल्यूज को ले लो या आप 1 वाली वैल्यूज को ले लो, एक्सप्रेशन सेम आएगा। हम चाहे 1 से कर ले चाहे 0 से कर ले, हम दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं कि या तो हम इस टेबल में से सिर्फ 0 0 0 सेलेक्ट कर ले या 1 1 1 सेलेक्ट कर ले। अगर हम 0 0 0 सेलेक्ट कर लेते हैं यानी हम प्रोडक्ट ऑफ सम का रूल लगाएंगे, यानी हम पाई कैपिटल एम की बात करेंगे। और हम अगर सम ऑफ प्रोडक्ट लेंगे यानी अगर हम 1 लेंगे तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे, और इसको सिग्मा स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। बूलियन एक्सप्रेशन यानी हम किसी भी कोई भी हमारे पास ट्रुथ टेबल है, कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको सॉल्व करने के लिए हम दो तरीके यूज कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। अब ये बात क्या कर रहे हैं, हमने कोई भी टेबल देखी, उसमें टेबल के अंदर ट्रुथ टेबल के अंदर या तो 0 आएगा या 1 आएगा। अगर 0 आ रहा है और हम 0 को लेके चल रहे हैं, हम सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ 0 की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्ट ऑफ सम पर जा रहे हैं, यानी हम पाई एम ऐसे हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम 1 की बात कर रहे हैं यानी हम मिन टर्म पर जा रहे हैं, तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। हम दोनों में से किसी एक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, अपने आप बाकी की पूरी टेबल सॉल्व हो जाएगी और अपने आप हमारे एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर f इजिकल टू नहीं, यहां पर सॉल्व करने से पहले मैं क्या करती हूँ, जैसे कोई टेबल है उसके टेबल के एक्सप्रेशन ही सॉल्व करके दिखाती हूँ कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम और सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं। देखो, जब हम प्रोडक्ट ऑफ सम की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम की, तो हम इस किसी भी एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं, जैसे a डॉट बी ए डॉट प्लस बी डॉट प्लस सी, या फिर a प्लस सी। और जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो हम सिंपल इसको ऐसे लिख रहे हैं, ए बी प्लस ए बी सी, इस तरीके से डैश, इस तरीके से हम ऐसे लिख रहे हैं। हमारा एक्सप्रेशन लिखने का तरीका ऐसे है। सपोज अगर हम पीओएस की बात करते हैं तो पीओएस जो रिजल्ट आना चाहिए पीओएस में वो 0 आना चाहिए। हम यहाँ पे मैक्स टर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक्सप्रेशन है, कोई भी टेबल है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हम इसका जो बुलियन रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करेंगे, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 और 1 1 0 और 1 1 1। ठीक है, अब देखो, अब इसको मुझे मैक्स टर्म में लिखना है, मैक्स टर्म में लिखना है। तो मैक्स टर्म में मैं कैसे लिखूंगी, मैक्स टर्म में ये a है, मान लो ये b है और ये c है, मैं मैक्स टर्म में कैसे लिखूंगी, मैक्स टर्म में जो 0 होता है, जो सपोज ये 0 है तो मैक्स टर्म में जो ये 0 है इसको मैं a मानूंगी, और जो 1 है उसको मैं a बार मानूंगी। सेम जो 0 है उसको मैं b मानूंगी, जो 1 है उसको मैं b बार मानूंगी। करके कैसे देखेंगे, सपोज इसको मुझे एक्सप्रेशन लिखना है तो मैं लिखूंगी a प्लस बी प्लस सी। इसका मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, मैं क्या लिखूंगी, मैक्स टर्म में। इसका मुझे एक्सप्रेशन लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी, a प्लस बी प्लस सी बार, क्योंकि 1 है।
इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे? a प्लस बी बार प्लस सी। इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे? a प्लस बी बार प्लस सी बार। अगेन इसका लिखना है a बार प्लस बी प्लस सी। इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे? a बार प्लस बी प्लस सी बार। अगेन इसका लिखना है, कैसे लिखेंगे? a बार प्लस बी बार प्लस सी। देन इसका a बार प्लस बी बार प्लस सी। दिस इज अ मैक्स टर्म। ये हो गया हमारा m, कैपिटल M0, ये हो गया कैपिटल M1, ये हो गया कैपिटल M2, ये हो गया कैपिटल M3, ये हो गया कैपिटल M4, ये हो गया कैपिटल M5, ये हो गया कैपिटल M6 एंड देन ये कैपिटल M7। इज इट ओके? अब यही चीज मुझे मिन टर्म में करनी है, यही एक्सप्रेशन है, तो मैं कैसे करूंगी? ये होगी मैक्स टर्म की बात। अब मुझे मिन टर्म में करनी है, कैसे करेंगे? मिन टर्म में 0 का मतलब a बार और 1 का मतलब a, अपोजिट, इसका अपोजिट, दोनों में से कोई भी एक याद कर लो, याद हो जाएगा। लिखने का तरीका ये हो गया a बार b बार c बार, ये हो गया a बार 1, ये हो गया a बार b बार और c। देन ये M2 वाला हो गया a बार b c बार। M3 वाला हो गया a बार, इधर a बार b c, देन a b बार c बार, a b बार c, a b c बार, देन a b c, इस तरीके से। और मिन टर्म में लिखने का तरीका क्या है? इसको हम लिखेंगे स्मॉल m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7। मतलब मैंने आपको मिन सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की जो टेबल है, किस तरीके से हम इसके एक्सप्रेशन को नोट करेंगे, वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें जो नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल होते हैं कि कोई भी हमें कॉम्बिनेशन दिया, जैसे कि सपोज ये हमारे पास ABC 3 वैल्यूज हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 2 की पावर m n, 2 की पावर n, मतलब जैसे यहाँ पर देखो कितने ABC, कितने वेरिएबल है? 3, तो हमारे पास 2 की पावर 3 कितना हो गया? 8। तो यहाँ पे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? देखो 0 से 7 तक, यानी टोटल 80 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबल फंक्शन कितने बन सकते हैं? 0 और 1 से। तो इसका जब हमसे पूछा जाए टोटल डिफरेंट फंक्शंस कितने ड्रॉ हो सकते हैं, तो 2 की पावर n, ठीक है, 2 की पावर n। तो ये डिफरेंट बूलियन फंक्शंस बन सकते हैं। तो 2 की पावर b, 2 की पावर b 3, इतने डिफरेंट फंक्शंस बन सकते हैं इसके बिहाफ पर। अब एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, अगला आता है एक और टॉपिक, कॉम्प्लीमेंशन। मतलब ये कोई भी फंक्शन है, सपोज f कोई फंक्शन है और उसमें a b c d कोई भी वैल्यूज दी हैं, या फिर डैश 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 0 1 प्लस मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए इसका कॉम्प्लीमेंट करो या कॉम्प्लीमेंशन करना है, तो a का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगर a का कॉम्प्लीमेंट है तो a बार, b का कॉम्प्लीमेंट b बार, c का कॉम्प्लीमेंट c बार, d का कॉम्प्लीमेंट d बार, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 और प्लस का कॉम्प्लीमेंट एंड, यानी प्लस मतलब और ऑपरेशन, और का कॉम्प्लीमेंट एंड, और एंड का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? और। ऐसे याद रखना। पेपर में सपोज एक क्वेश्चन पूछा जाए a प्लस बी प्लस 0.1, इसका आंसर बताना है। अब क्या बताओगे? a बार प्लस मतलब प्लस का कॉम्प्लीमेंट, प्लस मतलब और ऑपरेशन, और का कॉम्प्लीमेंट एंड, और का कॉम्प्लीमेंट एंड, b बार डॉट, यहाँ पे 1 और डॉट मतलब और ऑपरेशन, और का कॉम्प्लीमेंट एंड, 0, 1 का 0। तो दिस इज द राइट आंसर, दिस इज कॉम्प्लीमेंशन। अगर पूछा जाए कभी बाई चांस तो आप कर सको, इसलिए मैंने इसको बताया। अब बात आती है कि भाई के मैप क्या होता है, तो के मैप की तरफ चल लेते हैं कि के मैप क्या होता है। या अभी के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में हम के मैप फिर कॉम्बिनेशन सर्किट, सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।